पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही चुनाव आयोग ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश तेज कर दी है। प्रशासन के एक आदेश जारी किया है, जिसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम को हटा दिया गया। उनकी जगह जगमोहन को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। बंगाल की सियासी फिजाएं चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ अब और गर्म हो गई हैं। अभी तक बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी बताकर जनता के दिलों में घर बनाना चाहती थी, लेकिन अब बीजेपी ने अपनी 9 महिला नेताओं को फौज में उतारकर टीएमसी को उसी के दाव से घेर लिया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बंगाल की बेटी है कौन? कच्चा चिट्ठा वीकेंड स्पेशल में आज हम आपको बंगाल की सियासत के एक ऐसे ही दाव की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो टीएमसी के लिए मुसीबत की वजह बन सकता है। बंगाल में 7वें आसमान पर सियासी जंग। टीएमसी के खिलाफ पोस्टर वॉर की पॉलिटिक्स। चुनावी दंगल में आखिरी दांव का दौर। तारीखों का ऐलान, टीएमसी क्यों परेशान? बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सत्ता और विपक्ष में आखिरी दौर की सियासी जंग शुरू हो गई है। वार पलटवार का जो सिलसिला जुबान तक सिमटा था, वो बंगाल की दीवारों पर पोस्टरों के जरिए भी उतर आया है। इस पोस्टर पॉलिटिक्स में अब नया दांव चला है बीजेपी ने, जिसने पार्टी की महिला नेताओं की तस्वीरों वाला पोस्टर जारी करते हुए ममता बनर्जी को घेर लिया है। पोस्टर में बीजेपी ने कहा है, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, बुआ नहीं। इससे पहले टीएमसी ने कुछ ही दिन पहले नया चुनावी स्लोगन बांग्ला निजेर में के ई चाय जारी किया था, जिसका मतलब है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। टीएमसी के इसी स्लोगन के जवाब में बीजेपी ने यह नया पोस्टर ट्वीट किया है। बीजेपी ने अपने इस पोस्टर में देबोश्री चौधरी, लॉकेट चटर्जी, रूपा गांगुली, भारती घोष, मफूजा खातून, श्रीपूर्णा मित्र चौधरी, तनुजा चक्रवर्ती, फाल्गुनी पात्रा और अग्निमित्रा पॉल जैसे नवरत्नों की तस्वीरें लगाई हैं और इन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल की बेटी बताकर आगे किया है। बंगाल की हमारी सभी बहनें, बंगाल की सभी बेटी, ये हमारा चेहरा है और उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ बीजेपी ममता बनर्जी को उन्हीं के इमोशनल दाव पर घेरना चाहती है, जो दाव उन्होंने खुद को बंगाल की बेटी बताकर खेला है। लेकिन बीजेपी ने ममता बनर्जी को बेटी नहीं, बुआ का तमगा दिया है, यानी वो बुआ जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अभिषेक बनर्जी की बुआ है। यही वजह है कि टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी टीएमसी के उस नारे को हवा दे रहे हैं, जिस नारे के जरिए ममता बनर्जी बंगाल के सेंटिमेंट से जुड़ना चाहती हैं। भारत में लोकतंत्र की अहम लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़ी जाएगी और बंगाल के लोग अपने संदेश के साथ तैयार हैं। बंगाल केवल अपनी बेटी चाहता है। 2 मई को मेरा पिछला ट्वीट जरूर देखिएगा। दरअसल बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक कुल 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि रिजल्ट का ऐलान 2 मई को किया जाना है। यानी बंगाल में मैराथन चुनाव होना है। यही वजह है कि इतने चरणों के चुनाव को भी टीएमसी ने मुद्दा बना लिया है, जबकि कांग्रेस भी ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाती दिखाई दे रही है। Don't consider in the eyes of BJP and whatever BJP have been decided, I have seen their list in the party office and today I have seen the same list is been in the outside. এপ্রিলে 6 এর মধ্যে তামিলনাড়ু ইলেকশন করে নিয়ে একদিনে, কেরালা ইলেকশন একদিনে করে নিয়ে, এখানে 23 দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড, 23 দিনের খেলা খেলবেন?
আমাদের যে আস না এই খেলাতেও আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে, হারিয়ে ভূত করে দেবো। তার কারণ আমরা গ্রাসরুটের লোক। বহিরাগত গুন্ডারা বাংলা শাসন করবে না, বাংলার মানুষ बांग्ला शासन करबे। जो 8 फेज में करने की बात दिख रही है, ये दिख ही रहा है कि इसमें सरकार के पुलिस का और चीज़ों के साथ दुरुपयोग करने का कोई ना कोई प्लान होगा। इसकी जो ममता जी बात कह रही हैं उसमें सच तो लग रहा है। हालांकि न्यूज 18 के सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साफ कर दिया कि आखिर किन वजहों से बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। बिहार एंड बंगाल सिमिलर स्टेट्स हैं, बार बार 6-7 फेज दोनों में होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर दोनों जगह प्रॉब्लम होता है। मैक्सिमम जो प्लानिंग आप लोगों ने की है बिहार मॉडल्स पे की है इन पांचों राज्यों के चुनाव में, तो बंगाल में 8 फेज क्यों, बिहार की तरह 6 या 7 से आप लोग 3 पे क्यों नहीं आए या 3 या 4 पे क्यों नहीं आए? In a given context, we take inputs from so many forces and we decide the phases accordingly. बंगाल में एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते ही चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम का तबादला कर दिया है। उनकी जगह डीजी फायर सर्विस जगमोहन को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। उधर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार को समझना चाहिए कि आखिर राज्य में ऐसी क्या नौबत आई कि 8 चरणों में चुनाव कराने पड़ रहे हैं। उनको तो लज्जा आना चाहिए, इसके लिए उनको पदत्याग कर देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से, क्योंकि भारत की जनता समझ रही है कि यहाँ लूट होता है। इलेक्शन कमीशन समझ रहा है कि यहाँ लूट होता है, तभी तो ये हुआ है। इलेक्शन कमीशन तो किसी के कहने पर नहीं करता है, वो पूरा रिपोर्ट लेके ये करता है कि किस तरह से पिछला इलेक्शन में उनके लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, खून हुआ है, मारा गया है, घर जलाया गया है, माँ के सामने बेटे की हत्या की गई है। तो सब सोच समझ के इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही शुरू हुई इस आखिरी दौर की सियासी जंग में भी हिंसा ने जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में कोलकाता में कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में बीजेपी दफ्तर पर हमला बोल दिया। राजधानी के फूल बागान इलाके में बीजेपी के दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान बीजेपी दफ्तर में रखे मोबाइल फोन और लैपटॉप के अलावा दफ्तर में लगी एलईडी लाइट्स पर भी हाथ साफ कर दिया गया, जबकि परिवर्तन यात्रा के लिए खड़ी गाड़ियों के शीशों को भी भीड़ ने तोड़ दिया। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। दूत लोग दिन के उजाले में तो लोगों को फेस नहीं कर पाते, तो रात के अंधेरे में आकर के एक गरीब ड्राइवर को मारे, सारे के सारे लैपटॉप लेके चले गए, सेलफोन जो था वो ले लिया, विंडस्क्रीन तोड़ दिया, एलईडी स्क्रीन जो था उसको तोड़ दिया। तो ये तृणमूल का रवैया रहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। डेमोक्रेसी में सब लोग अपना प्रचार करें, अपना विषय रखें, पब्लिक अवेयरनेस करें, अपना एजेंडा जनता के सामने रखें। केंद्र में मोदी जी जब देश के लिए और देश को बदलने के लिए, देश को आगे बढ़ने के लिए, नया भारत के निर्माण के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो जनता के बीच में रखने के लिए हम जा रहे थे, और ऐसा व्यवहार करना वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ठीक नहीं है। बीजेपी दफ्तर में हुए हमले के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर टीएमसी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेने की अपील की है। ये जो खेला करने की उन्होंने चेतावनी दी है, ये उसका छोटा सा प्रदर्शन है, और मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग को इसको चुनौती की तरह लेना चाहिए। ये सब गुंडे जो आने वाले चुनाव में प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को, यदि इसी प्रकार की गतिविधियां चली तो लोग निर्भीकता से वोट नहीं डालेंगे, और इसलिए चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। उधर ममता बनर्जी की बढ़ी हुई मुश्किलों के बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी बंगाल सरकार के खिलाफ एक्शन में आ गया है। 3 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे आयोग के वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर ने राज्य सरकार पर जहां मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है, साथ ही दलितों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। आवाज उठाएगा तो उसको पीछे उसका गुंडा बाहिनी जाएगा, उसको पिटाई करेगा, फिर उसको मर्डर भी हो गया था। बहुत सारे मर्डर ऐसा इधर में भी हो गया, उसके बहुत सारे दलित लोगों को भी मर्डर कर दिया। ऐसे एक केस में कल 3 लोगों को जो मर्डर हुआ संदेशखाली में, हम लोग कमीशन का तरफ से फर्स्ट विजिट में मैंने उधर गया है। वो दलित थे सारे? हाँ, सारे दलित लोग हैं। वो शाहजहां मोल्ला जो है टीएमसी का लीडर है, दबंग लीडर है, वो गुंडा है उधर का, वही उसका नेतृत्व में वो लोग को मर्डर किया। एफआईआर में 1 नंबर में उनका ही नाम था। बाद में सीआईडी केस टेकअप किया, सीआईडी शाहजहां को छोड़ के वही मामला में चार्जशीट कर दिया।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने आखिर ये आरोप क्यों लगाए हैं, इसे भी समझना जरूरी है। आयोग के पास जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक पश्चिम बंगाल में दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों में इजाफा हुआ है। ममता सरकार के दबाव में केस थानों में दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। प्रदीप मंडल हत्याकांड में मुस्लिम आरोपी का नाम एफआईआर में सबसे पहले था। मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आरोपी का नाम एफआईआर से हटा लिया गया। दलित महिलाओं के खिलाफ रेप की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता। महिलाओं के खिलाफ हिंसा छिपाने के लिए 0 एफआईआर दिखाई जा रही है। बंगाल में पिछले साल दलितों के खिलाफ हिंसा के 127 केस सामने आए। बंगाल में कई केस ऐसे हैं जिनमें दलितों को डरा धमकाकर चुप कराया गया। बहुत केस है, बहुत सारे केस तो हमारे पास आता ही नहीं है क्योंकि इसमें डर पर्दा करके रखा है। वो लोग दलित लोग है, गरीब लोग है, वो किसका पास जाएगा। दलित समुदाय की अनदेखी का मामला हो, मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत हो, कानून व्यवस्था की अनदेखी हो या फिर भ्रष्टाचार की बात हो, ममता सरकार इन चुनाव में कई मुद्दों पर घिरी है। ये एक बड़ा कारण है कि इस बार पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव की राहें हरगिज आसान नहीं है। उस पर तारीखों के ऐलान और 8 चरणों के मतदान ने भी टीएमसी की नींद उड़ा रखी है, वो भी उस वक्त जब बीजेपी पूरे दमखम के साथ बंगाल में सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है। भोपाल के इलाके में बनी अवैध इमारत को विस्फोटक के जरिए ढहा दिया गया। बताया गया कि दूसरे लोगों की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर वहां ये इमारत बना ली गई थी, जिसे प्रशासन ने विस्फोटक के जरिए एक ही झटके में तोड़ दिया। एक तेज धमाका हुआ जिसके साथ ही उस इमारत का नामो निशान मिट गया। दरवाजे धमाका होते ही पूरे इलाके में धूल का गुबार फैल गया। इससे पहले प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए उस इलाके में रहने वाले लोगों को धमाके की खबर भी दी। बिल्डिंग में ब्लास्ट होने वाला है, आप लोग अपने छतों से नीचे आइए, घर पे रहिए, अंदर रहिए, खिड़की दरवाजे बच्चों को अंदर रखिए। हालांकि प्रशासन की अपील के बावजूद कुछ लोग इस कार्रवाई को देखने के लिए वहां जुट गए। उनमें कुछ इसका वीडियो बनाते हुए भी दिखाई दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने तमिलनाडु दौरे पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर हमला बोला। तमिलनाडु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला। भोपाल में अवैध तरीके से बनाई गई एक 3 मंजिला इमारत को प्रशासन की टीम ने विस्फोटक की मदद से गिरा दिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस नेता की महिला अधिकारी से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इस वीडियो में कांग्रेस नेता महिला अधिकारी को धमकी देते सुनाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश के लोगों से संवाद करेंगे। इस मन की बात के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले लोगों से अलग अलग विषयों पर सुझाव भी मांगे थे और इसी कार्यक्रम के 74वें एपिसोड में आज वो इन मुद्दों पर संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले एपिसोड में मन की बात से बहुत कुछ सीखने का दावा किया था और लोगों के अनुभवों से प्रेरित होने की बात कही थी। मुंबई के एक इलाके से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक बुजुर्ग के ऊपर छत की स्लैब टूटकर गिर गई। इस हादसे में उस बुजुर्ग की जान बाल बाल बच गई, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि जैसे ही वो आदमी एक मकान के बगल से गुजर रहा था तभी उसके ऊपर छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। अचानक हुए इस हादसे से वो बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़ा। उसे कई जगह गंभीर चोट आई। मलबा गिरने की आवाज सुनकर 2 महिलाएं अपने घर से बाहर निकली और उस आदमी को सहारा देकर जमीन से उठाया। बाद में उसे एक चबूतरे पर बिठाया गया। तब तक आसपास के कई लोग वहां जुट गए। बताया गया कि छत के मलबे से वो बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु दौरे पर चेन्नई पहुंचे। एयरपोर्ट से निकलते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। लोगों का उत्साह देख अमित शाह भी काफी दूर तक पैदल चलते रहे और लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस दौरान उनके साथ कई बीजेपी नेता भी दिखाई दिए। भीड़ में मौजूद लोग गृहमंत्री की एक झलक पाने की कोशिश में धक्का मुक्की करते भी नजर आए, जबकि भीड़ में मौजूद कुछ लोग भारत माता की जय के नारे लगाते सुनाई दिए। तमिलनाडु में अमित शाह आज कई चुनावी रैलियां करेंगे और इसके साथ ही पुदुचेरी में एक जनसभा में हिस्सा भी लेंगे।
5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियों ने चुनाव की रणनीति बनाना तेज कर दिया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बंगाल में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने और जीतने का दावा किया। मैं आज बता सकता हूं कि बंगाल भी हम जीत कर रहेंगे और पूरी ताकत से जीतेंगे। पश्चिम बंगाल में हमें पहले 10, 12, 17% तक हम पहुंचे थे वोट में। मोदी जी के समय 14 में जब चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में हमें ऐसे ही 20-22% वोट थे, लेकिन इस बार जब चुनाव हुआ तो 18 एमपी भी आए और 40% वोट बीजेपी को मिले, एकदम डबल हो गए। मध्य प्रदेश के सिवनी से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक गाड़ी के कुएं में गिर जाने से 2 पुलिस वालों की मौत हो गई। बताया गया कि सड़क के किनारे एक ट्रांसफार्मर से टकराने के बाद ये गाड़ी पास के कुएं में जा गिरी, जिसकी खबर मिलने के बाद कुएं से उस गाड़ी और पुलिस वालों के शवों को निकालने का काम शुरू किया गया। इस काम में क्रेन की मदद ली गई और उसके जरिए भारी भरकम गाड़ी को कुएं से किसी तरह बाहर निकाला गया। बाद में उन पुलिस वालों के शव को निकाल लिया गया जिनकी मौत पानी में डूबने से हो चुकी थी। दोनों की मृत्यु हो चुकी है और बड़ी दुखद घटना है हमारे पुलिस परिवार के लिए। इस घटना की खबर मिलते ही आसपास के सैकड़ों लोग हादसे वाली जगह पर इकट्ठे हो गए। जो गाड़ी कुएं से बाहर निकाली गई उसके परखचे उड़ गए थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले दिन वो वाराणसी में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पार्टी के नए दफ्तर का भी उद्घाटन करेंगे, जबकि 1 मार्च को वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बूथ पर समीक्षा करेंगे और साथ ही पार्टी से जुड़े लोगों के साथ बैठक भी करेंगे। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के विरोध में एक बार फिर सैकड़ों लोग यांगोन शहर की सड़कों पर जुट गए। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी पुलिस उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी डटे रहे और सेना के साथ पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहले से ही कई रास्ते बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया था ताकि किसी भी हंगामे को वक्त रहते संभाला जा सके। खबर है कि पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को बाद में हिरासत में भी लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में यात्रियों से भरी एक बस गंग नहर में पलट गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, बस में करीब 18 लोग सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत वहां पहुंची और बस को नहर से बाहर निकाला। हादसे की वजह से करीब 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बताया गया कि सामने से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी से बचने की कोशिश में यह हादसा हुआ और बस गंग नहर में पलट गई। हादसे के बाद आसपास के लोग भी यात्रियों की मदद के लिए आगे आए और उन्हें पानी से बाहर निकाला। इस हादसे में घायल यात्रियों को पास के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि बाकी यात्रियों को दूसरी गाड़ियों से आगे भेज दिया गया। सामने हमारे स्कॉर्पियो वाले ने मारा। अच्छा। गाड़ी एम्बुलेंस में पलट गई। कितने लोग सवार थे इसमें? 12 सवारी थी, 2-3 बच्चे थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हरिद्वार, दिल्ली से हरिद्वार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस वाला एक आदमी को बुरी तरह पीटता नजर आया। बताया गया कि पुलिस उस आदमी को चोरी के आरोप में पकड़कर थाने लाई थी। जहां सादे लिबास में एक पुलिस वाले ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई की। एक आदमी ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए तो दूसरे ने उसके पैर। इसके बाद उसे डंडे से खूब पीटा गया। बाद में वो आदमी जमीन पर बैठ गया। वहीं पुलिस उससे चोरी के मामले में लगातार पूछताछ करती रही। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। खबर है कि मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड भी कर दिया। अब हम आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर की एक सनसनीखेज कहानी दिखाने जा रहे हैं। ये कहानी एक ऐसी सुरंग से ताल्लुक रखती है जिस सुरंग के जरिए करोड़ों रुपए का खजाना गायब कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि जयपुर के जिस मोहल्ले में इस भारी भरकम खजाने की चोरी हुई, उस चोरी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी 90 लाख रुपए का सौदा हुआ था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि चोरी की इस वारदात को अंजाम देने के लिए चोरों ने पूरे 3 महीने का वक्त लिया। अगले 10 मिनट तक आप जो देखने जा रहे हैं, इसमें मुख्य किरदार
ये सुरंग ही है। और ना तो ये सुरंग बॉर्डर पर आतंकवादियों ने खोदी है, ना ही किसी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। इस सुरंग ने रजवाड़ों के शहर जयपुर में सबसे बड़ी चोरी की इबारत लिख दी, क्योंकि इस सुरंग के पीछे है पूरे 400 किलो चांदी की चोरी का रहस्य। जी हां, पूरे 400 किलो चांदी। चोरी की इस कहानी के दूसरे मुख्य किरदार हैं जयपुर के पॉश इलाके में रहने वाले हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सुनीत सोनी। 400 किलो चांदी की चोरी इन्हीं के यहां हुई है। अब ये 400 किलो चांदी कीमत के लिहाज से कितनी वजनी है, इसे ऐसे समझिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 1 ग्राम चांदी का दाम 67.5 रुपए है, तो 1 किलो चांदी का दाम 67,500 रुपए है। यानी पूरी 400 किलो चांदी की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए होगी। तो आपको बता दें, ये सिर्फ 3 करोड़ रुपए की बात ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर सुनीत सोनी ने पुलिस को घर के बेसमेंट में रखे चांदी की सिल्लियों से भरे ऐसे 3 बक्सों और जेवरात चोरी की भी सूचना दी है। हालांकि डॉक्टर सुनीत सोनी ने पुलिस को दर्ज कराई एफआईआर में सिर्फ इतना लिखा है कि जेवर गायब हुए हैं। बक्सों में कितनी चांदी थी, इसका कोई जिक्र नहीं है। देखिए कि 5 मंजिला घर है, लेज़र कॉस्मेटिक सर्जरी का क्लिनिक है, मेडिस्पा इसका नाम है। और यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए कि सुनीत सोनी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर ये क्लिनिक है, क्लिनिक के बगल में जहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर नीचे अंदर जाकर बेसमेंट है, जिसमें पीछे वाले घर से सुरंग बनाकर तकरीबन 20 फीट लंबी सुरंग बनाकर नीचे बेसमेंट तक चोर पहुँचे। और उसके बाद में यहाँ से जो चांदी के बॉक्स थे वो चोरी हुई है। अब सुनीत सोनी पूरे मामले के अंदर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस वक्त आप देखिए कि पूरा लॉक कर दिया गया हॉस्पिटल और घर, और वो अभी इस वक्त एंट्री नहीं दे रहे हैं मीडिया को, और सब चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चांदी थी कितनी, कहाँ से आई, क्या उसमें केवल बॉक्स में चांदी थी या इसके अलावा भी और बहुत कुछ था। क्योंकि जिस चोरी के लिए 90 लाख का प्लॉट खरीदा गया, यानी तकरीबन 1 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ चोरी के लिए खर्च किए गए, तो आखिर कहाँ इतना बड़ा खजाना कहाँ से आया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि चोरों को यह बात कैसे मालूम हुई। इससे भी ज्यादा हैरत इस बात से होती है कि चोरों ने चोरी करने के लिए किस तरह का जाल फैलाया। सबसे पहले तो चोरों ने डॉक्टर के घर से सटा एक प्लॉट 90 लाख रुपए में खरीदा। फिर उसमें काम करवाने के बहाने 3 महीने में 2 फीट चौड़ी, 20 फीट लंबी और 15 फीट गहरी सुरंग बनाई, ताकि वो डॉक्टर के घर के बेसमेंट तक जा सके और आसानी से चोरी की घटना को अंजाम दे सके। चोरों ने बॉक्स को कटर से काटा और उसे ले गए। वहां 2 दूसरे बॉक्स भी रखे थे जो अब खाली हैं। चोर सुरंग के जरिए बेसमेंट तक पहुंचे और फर्श खोदकर चांदी के 3 बक्से निकाल लिए। फिर फर्श को पक्का कर ऊपर से ऐसे ढक दिया कि किसी को शक न हो। उन्होंने सुरंग का मुंह भी बंद कर दिया था। परिवार ने खुलासा नहीं किया, लेकिन तकरीबन 400 किलो चांदी थी, ले गए। यहाँ से बॉक्स निकाला गया, वहां से सुरंग से अंदर गए, और तकरीबन इस पूरी वारदात में 20 दिन का वक्त लगा। जब वहां से सुरंग के अंदर यहाँ से सुरंग खोदी गई, सुरंग के बाद में यहीं से ये देखिए कि ये बिल्कुल फर्श यहाँ पर अभी भी ये दिख रहा, ये यहाँ से पता पड़ रहा है कि ये टेम्परेरी काम था, जहां पर केवल सुरंग को छुपाने के लिए इसके नीचे सुरंग है। ये साजिश, और यहां से इस सुरंग से 2 फीट चौड़ाई की सुरंग है, जिसमें आराम से एक आदमी जा सकता है। अंदर घुसने के बाद में वहां से चांदी का बॉक्स बेसमेंट के अंदर खुदाई करके निकाला। उसके बाद में 3 बॉक्स यहां से निकाले गए और फिर वापस फर्श पैक कर दिया गया, बेसमेंट का भी और यहां का भी। और उसके बाद में यहां से जो चांदी का बड़ा खजाना हथिया लिया गया। शहर के पॉश इलाके वैशाली नगर में इस अनोखी चोरी की प्लानिंग लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर सोनी के घर के पास का ही प्लॉट खरीदने के महीनों बाद भी इस पर मकान नहीं बनाया गया, बल्कि प्लॉट के आगे और एक साइड में दीवार के ऊपर लोहे की चादर लगा दी गई, ताकि सड़क से आने जाने वाले और पड़ोसियों को प्लॉट के अंदर की गतिविधियों के बारे में पता न चल सके।
प्लॉट पर काम करने आने वाले मजदूरों को बोतल बंद पानी दिए जाने पर पड़ोसियों को शक हुआ। जो लोग कार में आते थे वो थोड़े डिफरेंट से लगते थे हमें, तो मैंने उनसे एक दिन पूछा भी था कि आप लोग क्या घर बना रहे हो क्या यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज हमें लग रहा था कि हमारे नेबरहुड में कोई अच्छे लोग आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमें बोला कि नहीं अभी नहीं, हम 4 महीने बाद शुरू करेंगे, अभी तो हम सफाई वगैरह कर रहे हैं ताकि कोई लोग अंदर घर में घुसे नहीं। बट जैसे लेटर और सूरर हम जब देखते थे तो 2-3 लोग यहाँ खड़े होकर ऊपर स्टेयर करते रहते थे, तो हमें थोड़ा और सस्पिशियस लगता था कभी कभी कि ये, तो हमने बाहर बैठना बंद कर दिया कि पता नहीं कैसे लेबर है, क्या अच्छी लेबर नहीं लग रही थी उनकी हमें देखने में भी। लेकिन वो उनके लिए बिजली की बोतलें ला रहे थे पानी की, नहीं तो लोग अड़ोस पड़ोस से पानी मांग लेते हैं घर बनाते हैं। मजदूरों के लिए काम कर रहे थे, उसके लिए पानी बिस्लेरी हाँ वो पूरे के पूरे इनके वो आते थे बिस्लेरी के पूरे कैन। तब तक तो काम हो चुका था। 20 दिन में करीब 20 फीट सुरंग खोदी गई और चांदी की सिल्लियों को एक एक करके बक्सों से खाली कर दिया गया। फिर चांदी को खाली प्लॉट में लाया गया और ट्रक में रखकर गायब कर दिया गया। चोरी की इस घटना में 2 लोगों पर शक जाहिर किया जा रहा है। पहला, खाली प्लॉट खरीदने वाले बनवारी जांगिड़ और दूसरा डॉक्टर सुनीत सोनी का ज्वेलर दोस्त शिखर अग्रवाल, जिसने खजाने को तहखाने में छिपाने की सलाह दी थी। बनवारी जांगिड़ और शिखर अग्रवाल के बीच भी कनेक्शन है। डॉक्टर सुनीत सोनी के घर के बगल वाले प्लॉट को जनवरी में खरीदा तो बनवारी जांगिड़ ने, लेकिन पैसे शिखर अग्रवाल के थे। शिखर जौहरी होने के साथ साथ बुलियन कारोबारी भी है, जो बनवारी जांगिड़ की गिरफ्तारी के बाद से ही फरार है। और अभी तक की पूछताछ में सामने आया है कि चांदी के खजाने की चोरी का मास्टरमाइंड शिखर ही है। ये करीब 3 महीने पहले इन्होंने बताया कि हमने 3 महीने पहले ये ज़मीन में गाड़ी थी और उस पर बाद में टाइल्स वगैरह लगा दी थी। अब इनको कोई पैसों की ज़रूरत थी, उसके बाद इन्होंने निकाला, चेक किया तो वहाँ चांदी नहीं मिली। अभी 15-20 दिन पहले है, उसमें काम भी चल रहा था और पीछे प्लॉट है, उसमें काफ़ी चद्दर, लोहे की चद्दर तैयार करके कोई देखे नहीं। उसके बाद 10-12 दिन लगे हैं सुरंग खोदने के लिए। जयपुर में चोरों ने सुरंग बनाकर बेसमेंट से चांदी तो चुरा ली, लेकिन इस हाई प्रोफाइल चोरी ने एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। डॉक्टर सुनीत के घर चोरी पर टैक्स एजेंसियों की भी नजर है। चोरी पर आयकर विभाग, कस्टम और राजस्व विभाग की भी निगाहें हैं और सभी सरकारी एजेंसियां पुलिस की जांच के इंतजार में हैं, क्योंकि अगर ये 400 किलोग्राम चांदी काली कमाई से जुटाई गई होगी तो डॉक्टर सुनीत की मुश्किलें बढ़ना तय है। फिलहाल डॉक्टर ने साफ साफ तो नहीं बताया है कि कितनी चांदी चोरी हुई है, लेकिन चांदी की मात्रा पता लगते ही टैक्स एजेंसियां हरकत में आ जाएंगी। डॉक्टर सुनीत सोनी की कॉलोनी में रहने वाले पूर्व आईजी आरडी गोयल ने मांग की है कि सुनीत सोनी के घर की मेटल डिटेक्टर से जांच हो। मैं तो ये जरूर कहूँगा कि इन तीनों मकानों में जो उधर है, ये इसका सोनी का, ये इनमें अगर उससे मेटल डिटेक्टर से किया जाए तो मेरे ख्याल में और मिलेगा, और ज़्यादा मिलेंगे आपको लगता है? और बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। और इन्होंने बताया नहीं अभी पुलिस को कि कितनी, ये भी नहीं बताया, खाली जेवर बताया इन्होंने। तो कोई ये बताएगा क्या कि मेरा इतना सोना गड़ा हुआ है, इसमें मरना है क्या उसको? फिर दुगना तिगुना इनकम टैक्स में चला जाएगा, सारे मकान नीलाम हो जाएंगे। डॉक्टर सुनीत सोनी इससे पहले भी विवादों में रहे हैं। साल 2019 में डॉक्टर सुनीत सोनी पर बलात्कार के आरोप लगे थे, तब उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल चोरी को लेकर राजस्थान पुलिस सभी संभावनाओं पर काम कर रही है। साथ ही शिखर और डॉक्टर सोनी का कनेक्शन भी तलाश कर रही है। उम्मीद फॉरेंसिक टीम से भी है, जो घटना स्थल से चोरी के राज खंगालने में लगी है। पुलिस ने अभी तक दूसरे छोर पर सुरंग का मुंह नहीं खोला। फॉरेंसिक टीम अब सुरंग का दूसरा छोर खोलकर देखेगी कि चोर कैसे सुरंग से खजाना लेकर निकले होंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि सुरंग किस तरह खोदी गई कि घर को कोई खतरा नहीं हुआ। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि खजाना चुराने में कोई बड़ा गैंग तो शामिल नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इतना बड़ा खजाना गया कहां? यूरोप के देश यूक्रेन की राजधानी कीव में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक ब्लॉगर की गिरफ्तारी पर लोगों ने फिर से हंगामा किया। कोर्ट ने नेता रहे इस ब्लॉगर को अपहरण के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई है।
जिसके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। एक लंबी कतार में ये प्रदर्शनकारी अपने हाथों में पोस्टर लिए सड़क पर आगे बढ़ते दिखे। इन सभी ने ब्लॉगर Serhiy Sтерненко को रिहा करने की अपनी मांग दोहराई। इतना ही नहीं, भीड़ में कई प्रदर्शनकारी मशाल लहराते भी दिखे। इनमें कुछ ने अपनी मशालों को एक सरकारी इमारत पर फेंका, जिससे वो इमारत धुएं से भर गई। इन प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि झूठा केस बनाकर Serhiy Sтерненко को जेल में डाल दिया गया।